60-70 भर्तियां भी आती है किसी विभाग में। आप उसका फॉर्म देखेंगे तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख टीनेजर्स होते हैं उसमें। ये स्वाभाविक है, कुछ तो हमारे अंदर के हार्मोन्स है वहां से आ रहा है जब से बॉलीवुड बना है। होता क्या है कि जो उम्र हमारी पढ़ने की होती है ना, वही उम्र होती है हमारे प्रेम करने। भविष्य में वो आपका जीवन साथी नहीं बनता या ऐसी संभावनाएं नहीं है, तब भी क्या आप समाज में अच्छे से रहते हैं क्या? या पहले अपना वो कैरियर सेट करें, एक स्थिति पर पहुंचे, अपने जो निर्णय है वो खुद ले सके। क्योंकि कृष्ण का जो व्यक्तित्व जो है उनका तो हम मतलब चरणों की धूल बराबर भी नहीं, मतलब अरे कृष्ण देखो ऐसे करते थे। आज के समय के जो युवाओं के जो प्रेम प्रसंग जो चलते हैं, इसको हम विशेषकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जो बात कहते हैं, कृष्ण का प्रेम ऐसा रहा होगा क्या? और ये जो इसका जो कृष्ण और राधा पर जो भी जो नए नए सीरियल्स जो बने हैं उसमें यूं बताया है कि अरे वो मतलब युवावस्था वाला प्रेम है, वो 21-22 साल कृष्ण है, उसमें 18-19 साल की राधा को बताते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर इस तरह का कोई प्रसंग नहीं है। एक सफल प्रेम कहानी क्या हो सकती? अगर उस तरफ से ना आ जाता है, अस्वीकृति मिल जाती है कि वो मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं। मुझे लगता है कि प्रेम कहानी में असफलता ही हमारी दोस्ती बनाना, ब्रेकअप करना, पैचअप करना, डेट सेट करना। अपने अपने लेवल पे सभी समाज बंदियां लगा रहे हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के ये नहीं कर सकते, आप शादियों में ये नहीं ला सकते, ये नहीं कर सकते। युवाओं के लिए तो सब बंद रहेगा, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं, वृद्ध वर्ग, उनके लिए पर्याप्त अमल डोडा, कुछ नया लेकर के आना और कुछ पुराना थोपना, इसके बीच में ये संघर्ष पैदा हो जाता है। लड़कियों को 9वीं 10वीं पढ़ाने के बाद उसको छोड़वाने का एक ही कारण होता है, भले वो कितनी भी प्रतिभाशाली लड़की होगी। एक तरफ यहाँ रैलियां की जा रही है तो दूसरी तरफ को और बड़े स्तर पर रैलियां की जाएगी। आज में ऐसे भी बहुत सारे संगठन आ गए हैं जो आपको सिर्फ रैलियों में ही बुलाएंगे, बाकी उनका कोई काम नहीं। तारों के तेज से चंद्र छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं, बादल छाए, चंचल नारी के तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पहले शो के पहले एपिसोड में। और आज हमारे साथ है एक ऐसे शख्स जो पेशे से एक टीचर है, वो भी गवर्नमेंट टीचर, और साथ साथ में किताब भी लिखते हैं। और आज हमारे शो पे आए हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं और देखते हैं उत्तरज में उन्होंने क्या ऐसा जादू किया है कि सब लोग उसके दीवाने हो गए। तो सबसे पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है हमारे शो में, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप हमारे इस शो में आए। तो सबसे पहले आप हमारे जो ऑडियंस है उसको एक बार अपना परिचय दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको आपके नए शो और पहले शो के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने मुझे आमंत्रित किया, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। हाँ, मूलतः मैं राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गाँव है मादड़ी, वहाँ का रहने वाला हूँ। और बचपन में गाँव में ही पढ़ाई हुई है मेरी। उसके बाद में मिडिल क्लास तक मैं मौसी जी के वहाँ पढ़ा हूँ, भेड़िया गाँव में। इसके अलावा बाकी का जो अध्ययन है वो भी गाँव में ही हुआ है लगभग। और 2017 से मैं सरकारी अध्यापक। मेरे लिए बहुत नया अनुभव है। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि भाई इस तरह के है, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि खुद का नहीं दिया, और ऐसी कोई शख्सियत है नहीं कि हम लायक है, लेकिन आपने बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बताइए कि आपको हमारे शो में आज आके कैसा लग रहा है? जी बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। ग्रामीण स्तर पर इस तरह के प्रयास बहुत पहले कभी हुए नहीं है, और बहुत खुशी की बात है कि ग्रामीण प्रतिभाएं आगे बढ़ रही है। तो आपने किताब जो पुस्तक है जो लिखी है उत्तरज अरावली की गोद में, छोटा सा गांव, उस बारे में, तो आपकी जीवन की पहली पुस्तक प्रकाशित होने पर आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। और शुरुआत ऐसे ही हुई थी, बचपन से पढ़ने लिखने का शौक तो था ही, और विशेषकर कहानियों का बहुत शौक था। मतलब कहानियों से इतना प्रेम था कि अगले क्लास की किताबें भी मैं, जो हिंदी की किताब होती थी उसमें कहानियां, हाँ, गर्मियों की छुट्टियों में पहले ही पढ़ लेता था। तो धीरे धीरे ये शौक बढ़ता ही गया। कभी सोचा नहीं था कि पुस्तक लिखेंगे, लेकिन ऐसे था मन में कि भाई कहानियां तो चलो लिखेंगे, कहानियां कविताएं करेंगे। तो जब मैंने आपकी किताब उत्तरज को से पढ़ना शुरू किया, 10-1 बजे पढ़ना शुरू किया था, तो कब रात के 2 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। क्या आपने ऐसा जादू किया है अपनी किताब उत्तरज में, और कैसे शुरुआत हुई कि एक किताब लिखी जाए? दरअसल ये पुस्तक लिखने का ऐसा मन में था नहीं। तो ये लॉकडाउन का समय था। उस समय लगभग बच्चों की छुट्टियां थी और शिक्षकों के उस समय ड्यूटी लगी हुई थी। तो घर पे रह करके ऐसे पढ़ने का शौक तो था ही, तो आया कि मन में कुछ लिखें। विशेषकर ध्यान में आया कि लॉकडाउन में जो समस्याएं हो रही थी लोगों को, और विशेषकर हॉस्पिटल के मामले में, तब मेरे ध्यान में आया, क्योंकि मेरा जो डीएलएड जो हुआ है वो माउंट आबू से हुआ है। तो उस समय सुन रखा था कि ऐसे बहुत सारे माउंट आबू में गांव हैं जो जिसकी कोई रोड से कनेक्टिविटी नहीं है। तो घर पे बैठा बैठा सोच रहा था कि जैसे अब हमारे यहाँ पर इतनी सुविधाएं हैं हॉस्पिटल की वगैरह, उसके बाद में भी इतनी दिक्कत आ रही है लोगों को, तो उन गाँवों में कितनी समस्या रहती होती, विशेषकर स्वास्थ्य को लेकर के। जब कोई बड़ा सीरियस कंडीशन होती होगी तो वो लोग कैसे पहुंचते होंगे। तो वो ध्यान में रख करके ऐसे लगा कि कुछ ऐसी कहानी लिखनी चाहिए
जो ऐसे जीवन पर हो, जो पहाड़ी इलाका हो और ऐसा गांव जहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ लोग कैसे रहते होंगे, उस पर था। तो वो उतरज गांव का नाम मैंने सुना हुआ था और मैं गया भी था वहाँ, तो वहाँ की परिस्थितियों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता ही था मुझे। बाकी मैंने इधर उधर से पूछ करके, चर्चा करके उसके बारे में जाना और फिर लिखना शुरू किया। तो मतलब कितना टाइम लगा उतरज को लिखने से लेके उसको पब्लिश करने तक? हाँ, वैसे तो समय ज़्यादा लगा नहीं मुझे। बीच बीच में मैंने उसको पूरा किया नहीं था, मतलब शुरुआत के 1-2 भाग लिखे होंगे उसके, और फिर कुछ काम आ जाता था तो वो लंबे समय तक वही धरी रह जाती थी। फिर हमारे एक मित्र हैं और मेरे साडू जी भी हैं, राजेंद्र सिंह जी नाम है उनका, तो हमारी जब भी फोन पे बातें होती है तो वो बोलते रहते हैं क्या लिखते हो, अभी कुछ लिखा के नहीं लिखा आगे कहानी के बारे में। तो वो वापस प्रेरणा मिलती थी और उन्होंने कहा कि इसको कंटिन्यू करो आप, ठीक है, लोगों तक ये कहानी आनी चाहिए। तब मैंने उसको लिखना शुरू किया था। तो अगर हम कुल समय मान ले तो 2-3 महीने लग गए थे मुझे लिखने के लिए, बाकी उसको वापस टाइपिंग करने का वगैरह ये सब पब्लिश करते करते मुझे 1 साल लग गया उसमें। तो 1 साल में पुस्तक तैयार होकर गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि किताबें लिखना आजकल एक प्रकार से टाइम वेस्टिंग का काम है? क्योंकि किताबें लोग जनरली इतनी कहानी वाले आजकल पढ़ते नहीं है। आजकल तो क्या है, डायरेक्ट ही कहानियां देखने को मिलती है और वो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होती है किताबों के मुकाबले, ऐसा लोग कहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैंने उतरज को पढ़ी है और उसको इतना अंदर से मतलब फील किया है ना कि किताब कुछ पढ़ रहे हैं, दिमाग के अंदर ऐसे ही सीन चल रहे हैं वो पूरी मूवी के। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि किताब लिखना थोड़ा सा मतलब ऐसे समय बर्बादी करना ऐसा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि किताबें आजकल ज्यादा लोग पढ़ते नहीं है? जी, ये आपकी बात सही है। और आजकल वो क्रेज, हम ऐसा लगता है कि क्रेज कम हो गया है किताबों को पढ़ने का, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। क्योंकि वो हमारे वातावरण से भी मैच खाता है कि हम कहाँ हैं। क्योंकि मैं जिस माहौल में रहता हूँ, जिस दोस्तों के बीच में रहता हूँ, वहाँ पर पढ़ने का इतना क्रेज है। मतलब जब भी हमारी बातचीत होती है तो कि यही प्रश्न होता है कि इस बार क्या पढ़ रहे हो नया, या कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। और देखते हैं हिंदी का विशेषकर कहते हैं कि हिंदी में पाठक नहीं है, लेकिन हिंदी का बहुत बड़ा पाठक वर्ग है। दूसरा ये होता है कि आजकल प्रचार का इतना हो गया है कि जो पुस्तकें पढ़नी चाहिए वो तो हम नहीं पढ़ पाते, और प्रचार के माध्यम से गलत किताबों का प्रचार हो रहा है और जो और वास्तव में जो पढ़ने लायक चीज़ें हैं वो लोगों तक बहुत कम पहुंच पाती है। तो ऐसा था। और दूसरा ये था कि कोई इसको विशेषकर लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखना है, ऐसा ध्यान में था नहीं, पहले सोचा नहीं था। लेकिन फिर जब उसको लिखा, शुरुआत के 4-5 भाग लिखे, तो मेरे दोस्तों को मैंने पढ़ने के लिए दिया। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो आना चाहिए उसको। और तो फिर बाद में जाकर के इसको पुस्तक के रूप में कंटिन्यू करके। तो अगर कोई व्यक्ति चाहे कि इस कहानी पे मैं शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज या कोई मूवी बना दूं, क्योंकि इस कहानी की स्टोरी जो मैंने पढ़ी है वो इस लायक है कि हाँ उसको एक बड़े पर्दे पे लाया जा सकता। तो आपने कहानी लिखी है पूरी, आपने अपनी समय देके उतना मेहनत किया आपने, तो आप उस चीज को कैसे लेंगे? या ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि भाई इस पर ये भी काम हो सकता है। लेकिन वो जो कहानी जो है पूरी, वो एक ग्रामीण अंचल पर है। क्योंकि हमारा पूरा जीवन जो है वो, और आज तक गाँवों में बीता है, बचपन पूरा गाँवों में बीता है और अभी तक हम गाँवों में ही हैं। जैसे मेरा विद्यालय है वो भी एक छोटा सा गाँव है। पूरा जो वातावरण अभी तक का है वो गाँवों के बीच में रहा है। गाँव के लोगों के बीच में उनकी क्या इच्छाएं होती हैं, क्या अनुभव होते हैं, शहर के लोग वो समझ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि शहर में बहुत सारे गांवों से गए हुए लोग होते हैं, लेकिन मुझे लगा कि उन लोगों की जो अनुभव है, समस्याएं हैं, विशेषकर जो मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है गांव वालों को नहीं मिल पाती है, विशेषकर ऐसे गांव जो रोड की कनेक्टिविटी से बहुत दूर है, क्योंकि ये एक मूलभूत आवश्यकता होती है। क्योंकि ये नहीं होगा तो बाकी सुविधाएं पहुंच नहीं पाएगी। ऐसे गाँवों में लोग कैसे रहते होंगे, उनका जीवन कैसा होता होगा, कैसे रहते होंगे, वहाँ संचार के माध्यम है कि नहीं है, ये सारी चीजें अनुभव की। तो लगा कि ये कहानी के रूप में आनी चाहिए, तो वो लेकर के आए। रही बात इसके आगे वेब सीरीज या कोई फिल्म जैसा ऐसा कुछ है, हो सकता है अगर ऐसा आए तो बहुत अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छी चीज लगे। तो क्या है आखिर इस कहानी में ऐसा खास कि इसको एक बार कोई पढ़ना शुरू कर दे तो भूख लगे ना प्यास? जी, ऐसा खास कुछ नहीं है। इसमें 2 बातें हैं। मैंने जब इसको लिखना शुरू किया था, एक तो मुझे उस गांव की समस्याओं के बारे में और वहाँ के जनजीवन के बारे में लोगों तक लेकर के आना था। दूसरा ये था कि अभी तक जो जीवन में जो अनुभव किया है, जीवन में लोगों को देखते हुए, लोगों की समस्याओं को, या हम लोगों से, समाज से जो सीखा है, मैंने जो स्वयं जो अनुभव किया है उसको और उस कहानी को ऐसे दोनों को साथ में लेकर के आना था। तो आपको इसमें बहुत जगह पर मेरा वो अनुभव दिखेगा और दूसरा जो है वो उस कहानी का स्थान है ही है, वहाँ का को जोड़ने की कोशिश की। तो आखिर ये कहानी मतलब किस विषय पे है? आखिर कहानी में ऐसा क्या है
तो ऐसा है, कहानी की शुरुआत होती है गांव उत्तरज है, माउंट आबू में, जो देश का बहुत बड़ा हिल स्टेशन है और राजस्थान का तो कश्मीर कह सकते हैं उसको। तो वहां पर एक बहुत जो हाईएस्ट पिक जो है गुरु शिखर, उसके जस्ट पीछे की ओर ढलान में 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आया हुआ है उत्तरज। बहुत ही पहाड़ी इलाके में, बहुत ही सुंदर और सुरम्य वातावरण में गांव है। मैं जब वहां गया तो मुझे लगा जैसे कोई कश्मीर का कोई गांव हो, इतनी सुंदरता है वहाँ का। और वहाँ से कहानी की शुरुआत होती है और धीरे धीरे कहानी को आगे ले जाते हुए हम वहाँ का परिदृश्य है, वहाँ के लोग हैं, परिचय करवाते हुए विद्यालय में एक सरकारी शिक्षक वहाँ आता है और वहाँ आने के बाद में वो देखता है कि यहाँ का जनजीवन कैसा है, लोग कैसे हैं, समस्याएं क्या क्या हैं। और विशेषकर अशोक यादव, मेरे कहानी का जो मुख्य पात्र है, उसको लगता है कि गांव में लोग कैसे रह पाते होंगे मूलभूत आवश्यकताओं के बिना। जैसे वहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है, सड़क सुविधा नहीं है, परिवहन की सुविधा तो हो ही नहीं पाएगी क्योंकि है नहीं, पैदल आना पड़ता है, जो भी सामान लाना पड़ता है सब पैदल सिर पर उठा करके लाना पड़ता है। तो कैसा रहता होगा उनका जीवन। वहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, खूब सारी चीज़ें उसमें। तो कहानी में जैसा आपने दिखाया है, एक शहरी लड़का जो गांव में टीचर बन के जाता है, वहाँ पे पढ़ाता है और वहाँ के इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करता है और वहाँ पे अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश करता है। तो आप जालोर शहर से निकल के छोटे से शहर बड़गांव में पढ़ाने आए, तो क्या आपने अपने वास्तविक जीवन को इस कहानी में डाला है या फिर आपने कल्पनाओं से सोच के बना के वो लिखी है? आपके जीवन से कितनी जुड़ी हुई है ये किताब? क्योंकि कोई भी लेखक जो लिखता है तो वो कहेगा कि मैंने काल्पनिक लिखा है या समाज का अनुभव करके लिखा है, लेकिन मैं इसमें एकदम सही नहीं मानता, क्योंकि उसका बहुत सारा पक्ष वो खुद का निजी अनुभव होता है। वो पात्रों के माध्यम से दिखाता है, कहानी के माध्यम से वो अपने निजी अनुभव ले आता है उसमें, वो नहीं चाहेगा तो भी ले आएगा। तो बिल्कुल इसमें जो मुख्य पात्र जो है अशोक यादव, तो क्योंकि वो शिक्षक है और पेशे से मैं भी शिक्षक हूँ, तो आपको उसमें दिख सकता है। और दूसरा कि सरकारी शिक्षक विशेषकर क्या अनुभव करता है, क्या किन समस्याओं का सामना करता है विद्यालयों के अंदर, विशेषकर एकल शिक्षक जो होता है, एक स्कूल में एक ही टीचर, हाँ एक ही शिक्षक होता है, उसको सारे काम करने होते हैं, पढ़ाने से लेकर के उसके मिड डे मील से लगा करके कागजी कार्रवाई और खूब सारा काम होता है। तो कैसे मैनेज करता है, खूब सारी समस्याएं होती है, तो वो तो रहता ही है। उसके बावजूद बच्चों को पढ़ाना और उनका जो बेसिक है वो ठीक करना, खूब सारी चीज़ें होती है। तो आपको दिखेगा उसमें मेरे निजी अनुभव हैं उसमें, लेकिन वो पात्रों के माध्यम से बातें करते हुए कहीं कहीं वो हमारी ही बात लगेगी आपको, लेकिन ऐसा पूरा भी नहीं है। समाज से जो मुझे अनुभव मिला है वो भी उसमें लाने की कोशिश की मैंने। आजकल आपने देखा होगा कि लगभग सभी स्कूलों में किताबों को रिप्लेस किया जा रहा है टैबलेट या लैपटॉप के जरिए। रिप्लेस तो नहीं कहूँगा, मतलब शुरुआत उसकी हुई है कि इतने अंक प्राप्त करने का लैपटॉप मिलेगा, इतने अंक प्राप्त करने पर टैबलेट मिलेगा। तो क्या विद्यालय में, स्कूलों में से किताबों को जगह से हटाना, उनकी जगह पे डिजिटली लैपटॉप या फिर स्क्रीन मॉनिटरिंग के हिसाब से, उसके हिसाब से किताबों को छोड़कर उसको देख के पढ़ाने के आप पक्ष में हो, या फिर ये सही रहेगा या नहीं रहेगा? जी बिल्कुल पक्ष में हो। और समय के साथ में जैसे हमारी जो युवा पीढ़ी है और जैसे जैसे नई चीज़ें आ रही हैं, संसार के माध्यम बढ़ रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए ठीक है, लेकिन अब उसका उपयोग कर रहा है जो शिक्षक जो कर रहा है, अब वो उसको किस अर्थ में लेता है, उसको बोझ के रूप में लेता है या उसको एक गैजेट के रूप में और चीज़ों को और सरलता से समझाने में करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी इन चीज़ों का बहुत उपयोग हो रहा है और होना भी चाहिए, और विशेषकर सरकारी विद्यालयों में अभी इनकी सुविधाएं नहीं हैं। तो अगर इस तरह की सुविधाएं सरकारी विद्यालयों में पहुँचें और अच्छा प्रशिक्षण हो शिक्षकों को, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन किताबें कहीं छूट न जाए, इसका भी पूरा ध्यान रखना है। सारा सोशल मीडिया से और हम उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो फिर विद्यालयों का और अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि इतने माध्यम है हमारे पास में कि अगर विद्यालय बच्चा नहीं भी जाए तो वही बहुत कुछ सीख सकता है, घर पे बैठा बैठा भी पढ़ सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन जो शिक्षक का जो रोल होता है ना, वो हमेशा रहेगा, और वो तो विद्यालय में आकर के किताबों के माध्यम से जब सामने बैठ करके पढ़ेगा तभी वो सीख पाएगा। साधन के रूप में हम काम ले सकते हैं उनका। जैसे विद्यालय में पढ़ाने जाना, वहाँ पर आपने बताया कि एकल अध्यापक होना एक विद्यालय में,
तो वहाँ पे सारी चीज़ें जब स्कूल शुरू होता है वहाँ से लेकर स्कूल ख़त्म होता है तब जितनी भी गतिविधियाँ होती है वो एक अकेले व्यक्ति को ही मैनेज करनी पड़ती है। तो आपने अपनी बुक में बताया सर्वभाव सद्भाव स्वभाव वाली प्रार्थना जो है, उसके माध्यम से आप कहानी में क्या बताना चाह रहे हैं? जी, उसमें शुरुआत में ही प्रसंग आता है कि सरकारी विद्यालय में वही प्रार्थनाएं जो होती है जो हम भी जब बचपन में पढ़ते थे तो जो कभी अपने प्रार्थनाएं गाई जाती थी, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू वाहे गुरु, तू यीशु मसीह। तो वो आज भी सरकारी विद्यालयों में चलती है। तो मैंने वहाँ कहा है कि ये इतनी पुरानी प्रार्थनाएं हो गई है कि मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन जो है और महात्मा गांधी भी शायद वही पढ़ करके बड़े हुए होंगे। तो लेकिन उसमें ये भाव था कहने का कि जैसे विद्यालयों के अंदर जो सर्वधर्म समभाव वाली जो प्रार्थनाएं बच्चों को गवाते हैं, सुबह उनको याद करवाते हैं, प्रार्थना में यही गाई जाती है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि जब वो धीरे धीरे कॉलेज तक पहुंचता है, एक युवा मन बन जाता है, तब इतने वर्षों तक वो प्रार्थना गाने के बाद भी हिंसक चीज़ों में, विशेषकर धार्मिक जो दंगे हैं या धार्मिक हुल्लड़बाजी है, अपने रैलियाँ हैं, उसमें वो पहुंच जाता है और धार्मिक कट्टरता बढ़ जाती है। मतलब जबकि जो उसको बचपन से वही सिखा रहे हैं, मतलब रोज़ प्रार्थना में वही तू राम है, तू रहीम है, लेकिन वो ऐसा उस प्रार्थना का प्रभाव क्यों नहीं पड़ पा रहा है मतलब बच्चों के ऊपर को, जो युवा स्तर तक आते आते वो धार्मिक उन्माद का रूप ले लेता है। तो ये था उसमें बताने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन प्रार्थना को किस रूप से कहानी में लिया गया है उसको आज के जो विद्यालय हैं कि सुबह सुबह जब प्रार्थना होती है उसके बाद ही कोई जैसे थोड़ी सी गलती कर दी एक दिन पहले या फिर कुछ प्रार्थना में मिस्टेक कर दी, उसको प्रार्थना में खड़ा करके दे धनाधन, तो उससे जो विद्यार्थी होता है पूरे दिन का जो उसके जो दिनचर्या जो घर से सोच के जो निकला होता है कि आज तो भाई जाके ये पढ़ाई करूंगा, आज जाके ये पढ़ाई करूंगा, आज उस सर से ये सवाल पूछूंगा, वो सुबह सुबह सब बच्चों के सामने पिट जाता है। तो फिर पूरे दिन की उसकी दिनचर्या खराब हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, तो मैं उसको एकदम फील करता हूँ। पूरे दिन की फिर दिनचर्या बिगड़ जाती है। वो विद्यालय में होना चाहिए या फिर उसको किसी और समय सेटल करना चाहिए? सही कहा आपने, और विशेषकर शिक्षकों को इस पर ध्यान रखना चाहिए। और सामूहिक रूप से विशेषकर छोटे बच्चों में तो फिर भी ठीक है कि हम वो डांटते हैं तो वो कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, लेकिन जो बड़े विद्यालय हैं, तो 9-10 के बच्चे जो पढ़ते हैं या उससे ऊपर के जो चाहते हैं, उनको सबके बीच में अगर डांटना ये बहुत हद तक गलत हो सकता है। उसका मतलब पूरा का पूरा मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा और ईगो हर्ट हो जाता है। और उस ईगो हर्ट होने में कई बार तो वो शिक्षकों के ऊपर भी के बार मिलो आप स्कूल के, क्योंकि हमें जैसे हम जब पढ़ते थे और जब विशेषकर ये जो शिक्षक प्रशिक्षण में जब हम थे अपने DLED की ट्रेनिंग में, उसमें वहाँ पर हमें पढ़ाया गया था। शिक्षक कितना पढ़ते नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता, लेकिन हमने इसको थोड़ा साइकोलॉजी को विशेषकर पढ़ा था। तो उसमें कहते हैं कि बच्चा जो है वो प्रतिक्रिया करेगा उसका। वो हो सकता है अगर शिक्षक ने उसको सभी के बीच में डांटा है तो हो सकता है मतलब उसके जो टीचर है उनकी बाइक पंचर कर दे, उसकी हवा निकाल दे, या उनका कोई सामान चोरी कर दे या उसको तोड़ फोड़ दे, वो कहीं ना कहीं उसको गुस्सा निकालने की कोशिश करता है। तो यही चीज़ें जब वो अगर बड़े स्तर पर है, कॉलेज विद्यार्थी है या सीनियर विद्यालयों में जो हैं, वहाँ पर शिक्षकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सामूहिक रूप से नहीं डांटे उनको। अगर कुछ गलती की है तो उसको एक तरफ बुला करके कक्ष में, एक कमरे में बुला करके उसको बता सकता है, तो वो शायद समझ पाएगा बातों को। लेकिन अगर उसको हमने पूरी क्लास के अंदर उसको डांट दिया कि तू नालायक है या ऐसा है, या गलत कमेंट कर लेते हैं, नहीं करने चाहिए। उसका पूरा का पूरा मनोभाव टूट जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि बच्चों ने पढ़ाई स्कूल तक छोड़ दी और उनको सिर्फ एक ही कारण था कि वो शिक्षक जो था बार बार उनको ऐसे किसी न किसी नाम से वगैरह ऐसा करता। नहीं होना चाहिए। आपके साथ भी ऐसा कभी प्रार्थना में धनाधन वाला सीन हुआ है क्या? ऐसा ठीक से याद तो नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कभी बचपन में हुआ हो सकता है। जैसे कि आज अभी जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे 8वीं 10वीं तक, तब तक तो ठीक है, लेकिन अब तो 10वीं तक भी लगभग ऐसा होने लगा है कि 10वीं से 11वीं 12वीं तक कॉलेज में आने तक जो पढ़ाई करने का जो समय होता है उसमें बच्चे अलग ही अपनी मौज मस्ती में लग जाते हैं, किसी के पीछे भागना, किसी अलग आदत में पढ़ना वगैरह। तो आजकल के जो विद्यार्थी है जो अलग अलग जो पढ़ाई लिखाई जो करने की उम्र है उसमें दूसरी संगत में पढ़ रहे हैं, उस पर आपने किताब में कुछ वर्णन किया नहीं है कि स्कूल के बारे में लिखा है, लेकिन वो क्या स्कूल आपकी प्राथमिक तक ही थी, गांव में तो वर्णन नहीं है। तो हाँ होता है। पहले तो क्या था कि शिक्षकों का दबाव बहुत रहता था
उस समय ये जब RT नहीं लगा था तो पिटाई भी खूब होती थी, मतलब हमारी तो खूब पिटाई हुई है। ये मुझे लगता है कि हमारी अंतिम पीढ़ी है जिनको शिक्षकों ने खूब मारा होगा। लेकिन आज वो समय नहीं है और शिक्षा का स्तर धीरे धीरे चेंज हो रहा है और नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो RTE के बाद में तो एकदम मानसिक रूप से भी हम प्रताड़ित नहीं कर सकते, और ठीक भी है, क्योंकि प्रताड़ना से वो सीख नहीं पाएगा, उसको मतलब एक गाइड की तरह काम करना पड़ा। तो जैसा कि आपने सवाल किया था कि जो बड़े विद्यार्थी जो हैं 9वीं 10वीं या उसके बाद वाले विद्यार्थी, वो इस पढ़ाई के समय में कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम इसको टीनेज जो कहते हैं, साइकोलॉजी में हम पढ़ते भी हैं बच्चों के, कि ये जो समय होता है ना, ये तूफानों का काल कहा गया है, इसको संघर्षों का काल कहा गया है। और स्वाभाविक है इस समय जो इस तरह के हार्मोन्स जो बच्चों में स्रावित होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऊर्जा बहुत होती है उनमें, और उस ऊर्जा का कहीं ना कहीं उपयोग करना होता है। क्योंकि परिवार है, शिक्षक है, वो उस ऊर्जा का उपयोग सही नहीं कर पाते, तब वो ऐसे गलत चीज़ों की ओर भागता है। जैसे आपने देखा होगा, वो लड़ाई झगड़ों में समूह बना करके लड़ाई झगड़े करना है, जैसे आजकल वो चला गैंग बना करके डॉनगिरी, आजकल ये बहुत चल रहा है गैंग वाला, विशेषकर गाँव में तो और भी ज़्यादा हो गया है। रोल मॉडल यहाँ तक कि जो है वो ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग हो गए हैं। और तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको सही दिशा नहीं है, और सही दिशा का मतलब यह है कि उनकी जो ऊर्जा है वो गलत जगह पर जा रही है, और जाने का कारण यह है कि समाज का माहौल ऐसा बना हुआ है। तो शिक्षक की एक विशेष भूमिका रह सकती है, क्योंकि परिवार की अपनी अपनी सीमाएं होती है। परिवार वाले ज़्यादा बच्चों को नहीं कह पाते हैं, लेकिन शिक्षक का इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है। लेकिन उसके लिए चूँकि दरअसल हो क्या गया है कि यहाँ पर शिक्षा का मतलब हो गया है आपको एक निश्चित पाठ्यक्रम देंगे, और उस पाठ्यक्रम को आपको एक सीमित समय में उसको पूरा करना है। तो जो उसके इतर बात होती है वो विद्यार्थियों तक शिक्षक नहीं ले जा पाता। ऐसा मैंने देखा है इन 6 वर्षों के मेरे जो शिक्षक का जो अनुभव रहा है। वो पढ़ाई पर फोकस तो करता है और करना भी चाहिए, लेकिन जो उसका जो हम कहते हैं ना कि भाई सर्वांगीण विकास जो करना है, उसको मानसिक रूप से मजबूत बनाना है, उसको सही दिशा में गाइड कैसे करना है, और वो भी कोई भाषण से नहीं होने वाला, वो होता ही नहीं है, भाषण कभी मानेगा ही नहीं। बच्चे जो होते हैं विशेषकर ऐसा है कि जो प्राइमरी और विद्यार्थी जो होते हैं प्राइमरी क्लास के, वो हमारे किसी भी बात को आप जो कहोगे वो मान लेते हैं, उनको जो भी बताएंगे ना वो मान लेंगे उसमें, वो क्योंकि वो शिक्षक के प्रति इतना जुड़ जाता है। लेकिन जैसे बच्चा 9वीं 10वीं या उसके बाद की क्लासों में आता है ना, वो तर्क करने लगता है हर चीज़ में। अगर हम कुछ पढ़ाएंगे तो भी उसमें तर्क करेगा, सर ऐसा क्यों करे। तो जब वो बच्चे को हम सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, उसको जिज्ञासु नहीं बनाएंगे, उसको किसी न किसी परिस्थितियों में काम करने के लिए उसको प्रेरित नहीं करेंगे, या कोई उसको कुछ चुनौती नहीं देंगे, तो फिर उसकी जो ऊर्जा है वो गलत जगह जानी है, स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि जो बड़े विद्यार्थी जो हैं, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, नहीं हो तो भी शिक्षकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको समय समय पर जो उनका सिलेबस है उसके साथ साथ में कुछ ऐसे टास्क दे, चुनौती दे, या कुछ ऐसा काम करने के लिए उनको प्रेरित करें, ताकि उसकी ऊर्जा जो है वो सही काम में लगे। तो कई हद तक ये सुधार हो सकता है। आपने ऐसे किताब में लिखा है जैसे आविष्कार, खोज, वो सब उस प्रकृति में पहले से ही मौजूद है। जैसे कि आदि मानव के समय में आग की खोज हुई थी, तो आग की खोज होने से पहले ही वो मौजूद थी, तभी उसकी खोज। आजकल ऐसा लोग बहुत, जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो इसका आविष्कार इस वैज्ञानिक ने किया, इसका आविष्कार इस वैज्ञानिक ने किया, ऐसा बहुत बार सुनने को मिलता है अंदर। तो आविष्कार या खोज वास्तव में ऐसा होता है, या फिर जो प्रकृति के अंदर ही सब? हाँ, हो सकता है। ये जब आपने भी पढ़ा होगा या किसी जो पुस्तक पढ़ेगा उसको लगेगा कि ये अटपटी बात क्यों कह रहा है, क्योंकि अभी तक हम जो सोचते आए हैं कि भाई खोज, आविष्कार, कल्पना, ये तो रचनात्मक चीज़ें हैं। ये हमेशा हम जैसे मान लो किसी ने किसी चीज़ की खोज की, तो हम कहते हैं उसने कुछ नया किया है। लेकिन जब मैं ये भाग लिख रहा था इसमें, तो मेरे ध्यान में ये आया कि ऐसी खोज नाम की कोई नई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि हम जो भी कल्पना करते हैं, आज तक हमने जितनी भी कल्पनाएं की होगी, जो बड़े से बड़ा वैज्ञानिक है वो भी, और सामान्य से सामान्य व्यक्ति जो भी कल्पनाएं करता है या किसी का कोई नई चीज़ का खोज करता है, तो वो खोज कुछ नई होती नहीं है असल में। वो मतलब पहले से मौजूद है प्रकृति में, ऐसा मुझे लगता है। जैसे मैंने उसमें उदाहरण दिया है कि जैसे आग की बात की हमने, तो क्या आग की कोई खोज थोड़ी हो सकती है? आग तो पहले से मौजूद है। जैसे बिजली की बात की है,
कि बिजली का आविष्कार हुआ 19वीं शताब्दी में, तो क्या बिजली पहले से मौजूद नहीं थी? तो जो बादलों में जो गड़गड़ाहट होती थी जो हम देखते हैं, क्या वो बिजली नहीं है क्या? ऐसे जैसे पहिए का आविष्कार है, तो पहिया क्या पहले नहीं था क्या? वो तो पेड़ में पहले से मौजूद था हमारी कल्पना में। जैसे उड़ने की कल्पना की हमने, हवाई जहाज़ बनाया, तो हवाई जहाज़ तो पहले से था मतलब कि हमारी कल्पनाओं में तो था ही। और कल्पनाएं इसलिए आती है क्योंकि कल्पना जितनी भी है हमारी, वो सारी की सारी प्रकृति से आती है। यानी हम जो मांग करते हैं या चाह रखते हैं ना, वो सारी की सारी प्रकृति में मौजूद है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसी को लेकर के वो मैंने सोचा था। जैसे बल्ब का आविष्कार है, तो मैंने कहा बल्ब का आविष्कार तो वही बिजली जो है वहीं से हुआ है, प्रकाश पहले से मौजूद था। धीरे धीरे तो कल्पना प्रकृति से आती है और उसको हम किसी न किसी माध्यम से मतलब उसको हमारे बीच में ले आते हैं, तो वो साकार रूप में आ जाती है। लेकिन साकार में जब तक नहीं है कुछ चीज़, तो भी वो मौजूद है, उसको मानना चाहिए। खोज करने लायक सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो अपने आप को खोजना है। आजकल स्कूलों में ऐसा हो रहा है ना कि जैसे अभी 2-3 महीनों पहले या 1-1.5 साल पहले एक ऐसी घटना भी आई थी कि वो मटकी वाली घटना आपने सुना होगा। दोनों जातीय सेम नहीं होने के कारण वो टीचर जो है बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं। तो आप एज ए टीचर उसको कैसे लेते हैं? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि वर्ग संघर्ष जिसको हम कहते हैं, या जातियों का जो संघर्ष है, और एक जाति को दूसरे जाति से श्रेष्ठ है, ये जो बताने का जो है ना, इसमें कहीं ना कहीं जो समाज का नुकसान अब खूब हो रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो मटकी वाली घटना हुई थी, ऐसा मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता है, लेकिन अब इसमें सुधार की अपेक्षा भी हमी से की जाएगी। अगर ऐसा कहीं होता है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम एक नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, और शिक्षक जब नई पीढ़ी तैयार कर रहा है तो उसको सिर्फ पढ़ाने पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसको ये भी ध्यान रखना है कि जो मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ वो आने वाला नागरिक है भारत का, वो समाज में कैसे रहेगा ये अभी से तय होता है। दरअसल होता क्या है कि प्राचीन समय में तो उसका बहुत बड़ा स्थान था, लेकिन आजकल उसकी जो आवश्यकता है ना, लोगों ने थोड़ा उसको हल्के में ले रखा है। हल्के में इसलिए ले रखा है कि पेरेंट्स को क्या लगता है कि बाकी सारी जो विभाग हैं जिसमें कर्मचारी हैं, वो जब वहाँ जाते हैं काम करवाने के लिए, तो तुरंत उनका हाथों हाथ काम होता है, तो उनको वो उपयोगी लगते हैं। लेकिन शिक्षक जो उनको दे रहा है, उनके बच्चों को जो दे रहा है ना, उसका प्रभाव 15 साल 20 साल बाद पता चलता है। इतना वेट करता कौन है समाज के अंदर? तो निठल्ला और जो बिना काम का है ना, वो शिक्षक को माना जाता है आज के समय, विशेषकर सरकारी शिक्षक। ऐसा माना भी जाता है कि जो सरकारी जॉब है, जो जैसे कि एक बार भाई मैं तो टीचर बन गया, फिर पूरे जीवन मजे ही मजे है। ये तो होता ही है। और हमारे यहाँ का जो संस्कार जिसको हम कह सकते हैं, वो ऐसा हो रहा है कि आजकल आप देखोगे जब भी कोई बात करते हैं, विशेषकर हमारे यहाँ पर जो जालोर और जो सिरोही का जो क्षेत्र है, पाली मारवाड़ का, यहाँ से बाहर 2 लोग काम करने के लिए खूब जाते हैं। तो जब नया कोई लड़का वहाँ आने के लिए, जो पहले से वहाँ पेशावर में है, तो वो कहता है कि चलो आ जाओ, वहाँ पर कोई काम नहीं करना है, सिर्फ बैठना है। ये जो कोई काम नहीं करने वाली है ना, ये प्रवृत्तियाँ खूब बढ़ रही है। पहले लोग बहुत मेहनती होते थे, लेकिन जो मेहनत करने की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम हो रही है, परिश्रम करने की प्रवृत्ति विशेषकर। और लोग चाहते हैं कि विशेषकर कि भाई कुछ ऐसा काम करे जिसमें पैसे तो मिले लेकिन काम कोई नहीं हो। तो ये जो सरकारी विभाग की और जो लोगों का रुझान है सरकारी नौकरियों की ओर, ये कहीं ना कहीं वो जो पीछे जो सोच है काम नहीं करने की, देखा होगा कि अगर 60-70 भर्तियाँ भी आती है किसी विभाग में, तो आप उसका फॉर्म देखेंगे तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख, हाँ अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी अगर भर्ती आती है तो उसके लिए 10-10 लाख फॉर्म आ जाएंगे। तो ये युवाओं का रुझान उस तरफ क्यों है, ये कभी हम सोचने की कोशिश नहीं करते, लेकिन ये एक ही कारण है इसका, विशेषकर एक ही कारण है कि लोग काम करना नहीं चाहते। उनको पता है सरकारी विभाग में काम नहीं करना पड़ेगा, या फिर काम तो है लेकिन उनको पता है उसके ऊपर जो प्रबंधन करता जो है, मैनेजमेंट जो है, वो एकदम निठल्ला है। दूसरा एक कारण ये भी है कि सिक्योरिटी का रहता है, तो सिक्योरिटी के लिए लोग आजकल आपने देखा होगा आज LIC करवा रहे हैं, ठीक है, या जैसे गोल्ड खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? सिक्योरिटी। तो व्यक्ति चाहता है कि भाई मेरी जॉब में भी सिक्योरिटी रहे, लेकिन ठीक है एक हद तक तो ठीक है, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही काम करना है तो ये ठीक नहीं है। उससे व्यक्ति की जो प्रतिभा है वो नष्ट हो जाएगी। मैंने ऐसे बहुत देखा है कि एक बार सरकारी नौकरी में लगने के बाद में वो पढ़ना छोड़ देता है, उसका उच्च अध्ययन करना छोड़ देता है, या साइड की बुक्स भी पढ़ना वो छोड़ देता है, अपनी क्षमताओं का वो वहीं पर उसको स्टॉप लग जाता है। अब तो नौकरी लग गई है, हम तो जाना है स्कूल में, किताब पढ़नी है
काम खत्म। आजकल आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे अभी कोई स्कूल है, उसके अंदर युवा लड़के भी हैं, युवा लड़कियां भी हैं, तो दोनों का एक दूसरे के साथ ऐसा बहुत अट्रैक्शन जैसा सीन रहता है। तो बहुत बार ऐसे स्कूल में भी, कॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे किस्से सुनने को मिल जाते हैं। तो उससे वो प्रेम वाला जो प्रसंग है वो विद्यार्थी काल से ही शुरू हो जाता है। आपने दो बात कही है, एक तो प्रेम का कहा है और एक जो विद्यार्थी जीवन में जो ये अट्रैक्शन जो है, पहले भी हमने जैसे बात की कि जो टीनेजर्स होते हैं उसमें ये स्वाभाविक है, इसके कारण में विपरीत लिंगी के प्रति उसका आकर्षण होना ही होना है, ये तो हम पढ़ते ही हैं। तो इसको अगर गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो उसके अंदर वो नहीं चाहते हुए भी वो हो रहा है। हाँ, सभी के अंदर होता वो है। सभी में है। जैसे हम पढ़ते थे तो हमारे भी स्वाभाविक ही होगा, लेकिन हम कैसे बचे रहे तो ये भी तो देखना है ना। तो ये कोई गलत नहीं है, लेकिन हम उसको अपनी ऊर्जा है या उस काम को, जो काम प्रवृत्ति आप जो कह सकते हो या जो अट्रैक्शन को कह सकते हो, उसको हम डाइवर्ट कैसे करें, ये करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक शिक्षक का इसमें भी रोल होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि परिवार के जो लोग जो होते हैं वो कई बार तो नहीं जान पाते हैं मतलब बच्चों की प्रवृत्ति, क्योंकि वो विशेषकर जो ग्रामीण अंचल से जो लोग हैं वो उनका मजदूरी और काम काज तक ही उनका पूरा समय चला जाता है, तो वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। वो चाहते तो ज़रूर हैं कि भाई बच्चे पढ़े, बच्चों को अच्छा काम करे, वो अपनी पूरी क्षमताएं झोंक देते हैं, लेकिन जो एक मार्गदर्शन जो मिलना चाहिए वो परिवार से नहीं मिल पाता। और फिर दूसरी अपेक्षाएं रहती है शिक्षकों से, टीचरों से। इसलिए अब पूरी जो धुरी है वो वही है, वो उसको उसके अट्रैक्शन की जो प्रवृत्ति जो है उसको वो दूसरी जगह डाइवर्ट कैसे कर सकता है। अगर वो काम करने में अगर सफल हो गया तो ये जो आपने कहा ना कि जो समस्याएं आ रही है ये काफ़ी हद तक सुधर सकती है। और दूसरा रहा प्रेम की बात, तो जो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करेगा तो वो दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हम अपने आप को समाज के बीच में कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब अपने आप को, अपने को ऊंचा उठाने के लिए या अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए या अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो अगर हम स्वयं से प्रेम नहीं करेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे। और दूसरा, जब हम खुद को ही नहीं समझ रहे हैं तो हम सामने वाले को कैसे समझेंगे, है ना। तो व्यक्ति को पहले स्वयं को समझना चाहिए, स्वयं से प्रेम करना चाहिए। जब वो स्वयं में अगर प्रेम करने का जब आदी हो जाता है या स्वयं से जब प्रेम करना सीख जाता है। दूसरी बात जो आपने जो कहा कि विद्यालयों में जो ये प्रेम वाला प्रसंग है, ये सीधा सीधा प्रेम जो प्रसंग जो वाली बातें होती है, असल में उसमें कोई प्रेम नाम की चीज़ होती नहीं है, वो अट्रैक्शन होता है। और वो कहाँ से आता है, कुछ तो हमारे अंदर के हार्मोन्स हैं वहाँ से आ रहा है, और दूसरा समाज से आ रहा है। समाज से का मतलब है कि हम सोशल मीडिया पे क्या परोसा जा रहा है, इसके अलावा टीवी चैनलों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। और ये आज की बात नहीं है, ये मतलब बहुत लंबे समय से, जब से बॉलीवुड बना है तब से ये विशेषकर, क्योंकि बाकी जगह पर तो कुछ नई नई चीज़ें हो रही है, लेकिन अपने यहाँ पर बॉलीवुड के माध्यम से या फिल्मों के माध्यम से उन्हीं कहानियों को बार बार। हाँ, आपने देखा होगा एक समय तक जब हम छोटे थे तो जो फिल्में बनती थी वो लगभग सभी, उसमें लगभग सारी चीज़ें, एक विलेन होता था, एक हीरो होगा, एक नायिका होती है, उसमें वही प्रेम प्रसंग चलता है उनका। तो मतलब प्रेम प्रसंग पर ज़्यादा फोकस किया गया, इसीलिए वो चीज़ें लोगों तक आनी थी समाज के अंदर। तो इसमें मुझे लगता है कि भाई जो विद्यार्थी है उनकी गलती नहीं है। मैं कभी भी विद्यार्थियों की गलती मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि उनको तो जो परोसा जा रहा है, जैसे आपको थाली में जो परोसा जा रहा है आप तो वही खाने वाले हैं। अब ये तो जो परोसने वाला है उसकी जिम्मेदारी है कि बालक को पोषण युक्त चीज़ें दें, या मतलब खाली ऐसे। और सिर्फ देने का मतलब ये है कि हम उनको वो जिज्ञासु प्रवृत्ति जिसको हम कहते हैं वो अगर चीज़ों में नहीं बढ़ाएंगे तो ये गलत चीज़ों की ओर जाना ही है। गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये अट्रैक्शन उस तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। और उसी समय अगर हम बच्चों को अगर नई चीज़ों को जानने में, जैसे कुछ नई चीज़ें सीखनी है, चलो इस बार हम कुछ ऐसा नया सीखेंगे, कुछ जैसे उसकी हॉबी हो सकती है, तो उस और अगर उसको डाइवर्ट करेंगे तो उस तरफ से धीरे धीरे रुझान कम हो सकता है। वो कहानी में दीता और श्यामा का जो भाग्य प्रेम विवाह शादी करके गांव में आके बस जाते हैं। फिर उसके भाई को तो पता चलता है कि श्यामा वहाँ पे रह रही है, तो वो वहाँ पे आके श्यामा को कुल्हाड़ी मार के उसको मार देता है। आजकल समाज में भी, अपने समाज में भी ऐसा देखा जा रहा है कि लड़का और लड़की भाग के शादी तो कर लेते हैं, उसके बाद में नहीं तो वो स्वयं को संभाल पाते हैं, और घर वालों की जो समाज में जो प्रतिष्ठा है वो खराब हो जाती है,
और जब घर वाले जाके उनसे फिर कानून को तोड़ के उनसे फिर बदला लेते हैं एक प्रकार से, कि तूने हमारी प्रतिष्ठा के साथ खेला, अब तू कैसे जी सकता है, उसको आपने कहानी में उस प्रकार से बताया कि मार दिया। ऐसा वास्तविकता में होता है? तो क्या ऐसा होना चाहिए, या फिर प्रेम विवाह जो करते हैं उनको फिर? मैंने वो जो इसमें जो प्रसंग लाया है वो जानबूझ के लाया था कि ये समाज में घटनाएं हैं, जिसमें एक दीता है और श्यामा है, वो जिस समाज से आते हैं उनमें पारंपरिक रूप से इस तरह का विवाह होता है। मैंने उसमें बताया है कि वहाँ पर क्या होता है कि कुछ विशेष मेले का आयोजन होता है और उसमें वो अपनी इच्छा से, परंपराओं में होता है कि कुछ विशेष मेले का आयोजन होता है और वहीं पर लड़की को वो साथ पसंद करके ले जाता है और साल भर बाद में जब उसके बच्चा हो जाता है तब उसको घर वाले स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा उनमें परंपराएं हैं। लेकिन उसमें जो मैंने बताया कि वो बाद में वो भाई ही उसके बहन को मार देता है। ये घटनाएं हम चारों तरफ देखते हैं, हर जगह आपको हर रोज़ अखबारों में, टीवी चैनलों में या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये हर दूसरे तीसरे दिन ये घटनाएं आ जाती है कि आज वो लड़की उस लड़के को लेके भागी या लड़का उस लड़की को लेके भाग गया। तो दरअसल ये क्यों हो रहा है? इसका ये कारण है कि होता क्या है कि जो उम्र हमारी पढ़ने की होती है ना, वही उम्र होती है हमारे प्रेम करने की। ऐसा होता है। तो अब इसमें कैसे तालमेल बिठा करके रहना है, तो मुझे लगता है कि जो प्रेम प्रसंग वाली जो बात है और एक जीवन साथी चुनने वाली बात है, दोनों अलग अलग हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो जिससे प्रेम करते हो आप, वो आगे जाकर के आपका जीवन साथी भी। युवाओं को विशेषकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने आप को इतना मजबूत बनाए, विशेषकर मानसिक रूप से अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि वो किसी से प्रेम करता है, जैसा कि मैंने इसमें पुस्तक में लिखने की कोशिश भी की है। जैसे किसी को वो प्रेम करता है, भविष्य में वो आपका जीवन साथी नहीं बनता या ऐसी संभावनाएं नहीं है जीवन साथी बनने की, तब भी क्या आप समाज में अच्छे से रह सकते हैं क्या, या रह पाएंगे? इतनी आप में मानसिक रूप से मजबूती है, तब तो प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। आपको लगता है कि प्रेम का मतलब उद्देश्य है कि को पाना है, तब वहां से दिक्कत शुरू हो जाएगी। आप मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है प्रेम करना। अगर उसको मारा काटा जा रहा है या उन बच्चों के साथ में दिक्कत हो रही है, ये भी गलत है। और जो बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं कि पढ़ाई के समय में, जीवन में कुछ करने की उम्र होती है उनकी, कुछ परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए, समाज राष्ट्र के लिए, उस समय में अगर वो अगर इस चीज़ों में पड़ जाएगा तो अपनी जो क्षमताएं हैं, अपनी योग्यताएं हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ जाकर के फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि उसका पूरी जो ऊर्जा जो है वो उसको बचाने में है, उसको संभालने में और उसका पालन पोषण में वहीं रह जाएगी। तो व्यक्ति विशेषकर युवाओं को ये चाहिए कि पहले अपना वो कैरियर सेट करे और एक स्थिति पर पहुंचे, अपने जो निर्णय है वो खुद ले सके। उसके बाद में यदि वो इस स्तर पर पहुंचता है तो बिल्कुल परिवार वाले मना नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे इसमें। वैसे आजकल प्रेम को लेकर बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है सोशल मीडिया पे या फिर अपने समाज में रह रहे वहाँ पे। अभी जो प्रेम चल रहा है उस प्रेम को राधा कृष्ण के प्रेम से उसका आकलन कर रहे हैं, राधा कृष्ण के प्रेम से। वो राधा कृष्ण के जो प्रेम की जो वास्तविक वारदात है वो कहानी में उसके पिताजी उसको समझा रहे हैं अंत में वास्तव में राधा कृष्ण का प्रेम क्या था। जैसा कि मैंने इसमें पुस्तक में वो आगे प्रसंग में जब आगे बढ़ते हैं तो लिखा है, वहाँ पर मैंने समाज में जो पेरेंट्स वर्ग है उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है प्रेम प्रसंग के दौरान, वो मैंने उसके अशोक यादव जो है इसमें का मुख्य पात्र, उसके पिताजी के माध्यम से और माताजी के माध्यम से वो मैंने बताने की कोशिश की है। और उसमें उस समय जो लड़का या लड़की है उसका क्या रिएक्शन रहता है परिवार वालों के प्रति, वो मैंने अशोक के माध्यम से बोलने की कोशिश की है। आजकल के युवा क्या कहता है जब इस तरह की बातें और जब होती है कि भाई प्रेम तो स्वाभाविक है और राधा कृष्ण भी तो देखो प्रेम करते थे, उनकी तो कितनी कृष्ण लीलाएं आपने देखी होगी, बाल लीलाएं देखी होगी, उनका आप देखो भजनों के अंदर, पुस्तकों के अंदर और हर जगह मतलब प्रेम प्रसंग ही कृष्ण का भरा हुआ है। तो वो उदाहरण देते हैं कि देखो जब राधा कृष्ण प्रेम कर सकते हैं रुक्मणी की पत्नी होने के बाद भी, इसका मतलब ये ठीक है। वो कुल मिलाकर के उसको अपने से जोड़ते हैं कि देखो वो कर सकते हैं, जब भगवान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसमें मैंने उनके पिता के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि पहली बात तो यह प्रश्न ही ये नहीं उठता कि हम उनको तुलना करें, अपने प्रेम की कृष्ण के प्रेम से तुलना करें, क्योंकि कृष्ण का जो व्यक्तित्व जो है, उनका जो चरित्र है, उनका तो हम मतलब चरणों की धूल बराबर भी नहीं है। और युवा जो है पूरा का पूरा मतलब और कृष्ण देखो ऐसे करते थे देखो। दूसरी बात जो समाज में प्रचलित है, मान्यताओं में भी प्रचलित है, भजनों के अंदर है, पुरानी कथाओं के अंदर भी हम सुनने में मिलता है कि
राधा और कृष्ण का प्रेम, उस पर ग्रंथों के ग्रंथ लिखे पड़े हैं। जब मैं इस पर लिख रहा था, जब मुझे आगे कहानी को आगे बढ़ाना था, तो मैंने कहा कि क्या वास्तव में कृष्ण का प्रेम जो आजकल के जो छिछोरे तरह के जो लोग होते हैं, जो लड़के होते हैं, या आज के समय के जो युवाओं के जो प्रेम प्रसंग जो चलते हैं, जिसको हम विशेषकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जो बात कहते हैं, क्या कृष्ण का प्रेम ऐसा रहा होगा क्या? तो मैंने थोड़ा पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, और मन में तो था ही। मैंने कहा इतना उच्च चरित्रवान व्यक्ति जो जिसको अपने शास्त्रों के अंदर इतना मतलब पूजा जाता है, आज तक भी यदि हमारी जो प्रेरणा का जो स्रोत है, अगर राम के बाद में हम अपना जो प्रेरणा स्रोत मान सकते हैं तो वो कृष्ण है, क्या वो इस तरह की हरकतें करते होंगे क्या? तो मुझे थोड़ा लगा कि ये नहीं है, लेकिन अब सिर्फ मन में ही था कि नहीं है, लेकिन अब उसको प्रूफ कैसे करें? तो मैंने पढ़ना, इधर उधर से लेख पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ध्यान में आया कि असल में जो राधा कृष्ण का जो प्रेम जो था, वो कोई युवा अवस्था वाला प्रेम था ही नहीं। वो तो सामान्यतः जो बचपन में जो होता है, जिस हम छोटे थे, देखा होगा हम भी अपने परिवार में, जो अपने पड़ोस में जो उनके साथ खेलना वगैरह, जैसे हम 7-8 साल की उम्र के होंगे, जो बाल लीलाओं के अंदर, कृष्ण लीलाओं में जो हमारे कथावाचक वगैरह है या शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो वो प्रसंग थे कि वो गोपियों के साथ में खेलते थे, बालिकाओं के साथ में नाचना कूदना है, वो बचपन का है। लेकिन अब समय के साथ में उसको, और टीवी चैनल है, और ये जो विशेषकर जो कृष्ण और राधा पर जो भी जो नए नए सीरियल्स जो बने हैं, उसमें यूँ बताया है कि अरे वो मतलब युवावस्था वाला प्रेम है, वो 21-22 साल की कृष्ण है, उसमें 18-19 साल की, जबकि वास्तव में था नहीं ऐसा। मैंने सब जगह से पढ़ने की कोशिश की, तो मुझे ये ध्यान में आया। ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? तो श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर इस तरह का कोई प्रसंग नहीं है जिसको हम कह सकते हैं वो कि हाँ, ये राधा और कृष्ण का युवावस्था का प्रेम जो था, ऐसा कहीं नहीं है। क्योंकि जब मैंने पढ़ा तो उसमें ध्यान में आया कि कृष्ण 11 वर्ष तक आते आते गोकुल और वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए थे। 12 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने 11-12 वर्ष की उम्र में कंस को भी मार दिया था, उनके मामा को। क्योंकि जो ये प्रसंग चला कि भाई कृष्ण और राधा का प्रेम, तो मैं तो इसको नहीं मानता। अभी जब हम यहाँ आने वाले थे, उससे पहले मैंने पूज्य स्वामी अड़गनानंद जी महाराज की एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी कि हमारे जो प्रेरणा के स्रोत है श्री राम और श्री कृष्ण, उन पर लांछन लगाया जाता है कि रुक्मणी के होने के बाद भी वो राधा से प्रेम करते थे या राधाओं के संग उनकी लीलाएं होती थी। तो उन्होंने भी यही बताया है कि 11 वर्ष की उम्र में वो वहाँ पहुँच गए थे। तो फिर किस बात का मतलब उनका जो प्रेम प्रसंग जो हम जिस तरह से समझते हैं वो तो हो ही नहीं सकता। राधा का विवाह एक सामान्य वैश्य परिवार के रायाण या रयाण ऐसे नाम करके आता है, उससे हो जाता है, और फिर पूरा समय वो उसी के साथ रहती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो राधा को लेकर के जो इतनी मान्यताएं हैं, हम देखते हैं कि राधा कृष्ण की मूर्तियाँ लगी हुई है, ये मुझे लगता है मैंने इसमें बताने की कोशिश भी की है कि वो जो है वो मध्यकाल में ऐसा हुआ। मध्यकाल में जब हमारे जो गुरुकुल है उनको तोड़ा गया, अपने जो पुस्तकें जो हैं उनको जला दिया गया, तब हमारे जो संत समाज जो था उन्होंने कथाओं के माध्यम से, बाल लीलाओं के माध्यम से जन सामान्य तक वो पहुंचाने की कोशिश की। तो अतिशयोक्ति में उन्होंने इतने बड़े बड़े वर्णन कर लिए राधा के नाम पर। मुझे लगता है कि राधा का उन्होंने जब वर्णन भी किया होगा तो वो रुक्मणी के रूप में ही किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। आज वर्तमान में जिस प्रकार से माहौल चल रहा है समाज में, उसको देखते हुए आज के हिसाब से वास्तविकता में एक सफल प्रेम कहानी क्या हो सकती है, या सफल प्रेम कहानी क्या होगी? हाँ, इसमें एक प्रसंग आता है कि अशोक को वो एक साधु बाबा मिलते हैं और वो पहले से जान लेते हैं कि अशोक जिस प्रकार मेघों का धरती से, फूलों का भंवरों से मिलन निश्चित है, वैसे ही तुम्हारा भी राधा का मिलन निश्चित है। इसका मतलब मिलन का मतलब ये नहीं था कि वो आपकी आगे चल करके जीवन संगिनी बनेगी, और अंत में आप देखेंगे कि प्रसंग जो है वो अधूरा रह जाता है। मुझे लगता है कि एक सफल प्रेम कहानी यही है कि हम जिससे भी प्रेम करते हैं, कोई भी हो सकता है वो, उससे सिर्फ इस अपेक्षा में या इस चाह में प्रेम नहीं करे कि वापस उससे प्रतिक्रिया में हमें वो प्रेम प्राप्त हो। मतलब मुझे लगता है कि प्रेम का जो उद्देश्य जो है ना, वो सिर्फ एक तरफा अपनी तरफ होना चाहिए। अगर दोनों तरफ से भी जुड़ाव है तो ठीक है, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर विशेषकर इतनी ऐसी घटनाएं जो होती है कि कोई लड़का है वो किसी लड़की से प्रेम करता है, अगर उस तरफ से ना आ जाता है, अस्वीकृति मिल जाती है, तो वो मतलब आपने देखा होगा कि एसिड फेंक देता है या जला लेता है या कुछ उसको नुकसान पहुंचाता है। क्या इसको हम प्रेम कह सकते हैं क्या? ये तो फिर वो सीधे सीधे क्या हो गया है, तो फिर काम वासना ही हो गई जो किसी न किसी रूप में बाहर निकल रही है। इसको प्रेम कैसे कहते हैं? जिसको हम प्रेम करते हैं
तो हम चाहेंगे कि हमारा नुकसान होकर के भी उसका भला हो, तो वो तो हो गया प्रेम। अब हम उसी सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि वो मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं ऐसा चलता है, तो वो तो है ही नहीं। उसको आप प्रेम कह रहे हैं, अगर वो प्रेम कह रहा है तो भी गलत है। मुझे लगता है कि प्रेम का मतलब है, मैंने एक जगह इसमें लिखा भी है कि मैंने एक जगह इसमें लिखा है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, क्या यही काफ़ी नहीं है मेरे जीवन में, जीवन को इस जीने के लिए। मतलब वो खुश है अपनी जगह पर, वो खुश है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ना कि भाई हम जिसको प्रेम करते हैं वो आज बहुत खुश है। तो इसको लेकर के जीवन जिया जा सकता है और बहुत अच्छे से जिया सकता है। मुझे लगता है कि और बेहतर जिया जा सकता है अगर हम वो जो प्रेम प्रसंग में जो हमारी जो कहानी है, मुझे लगता है कि प्रेम कहानी में असफलता ही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल लोग मतलब अपना सब कुछ छोड़ करके, जो युवा वर्ग है वो सिर्फ अपने प्रेम प्रसंग पर पूरा फोकस करता है। आपने देखा होगा कॉलेज में विशेषकर जो समय, विशेषकर जो ये 4-5 साल जो होता है 12th के बाद का, ये पूरा का पूरा समय होता है जीवन को बनाने का। अगर इन 5 वर्षों को वो बहुत अच्छे से एक ही दिशा में लेकर के काम करे तो वो अपने जीवन में अच्छे स्तर पर पहुंच सकता है। उसके बाद में उसको जो भी करना है वो कर सकता है। लेकिन दरअसल होता क्या है कि इन 5 वर्षों के अंदर वो पूरा का पूरा लड़कियों के पीछे भागना है, या लड़कियां लड़कों के पीछे भागना है, या उसी में वो दोस्ती बनाना, ब्रेकअप करना, पैचअप करना, डेट सेट करना, ये सारी जो चीज़ें हो रही है उसी में वो अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है, अपनी सारी क्षमताएं लगा देता है। तो उसका जीवन तो वैसे भी व्यर्थ है। और वो पागलों की तरह लोगों उनके पीछे, यहाँ तक कि लोग तो पागल तक हो जाते हैं। अब एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, तेरे नाम, सलमान खान पागल हो जाता है। वो पागल हो जाता है। मुझे लगता है इसमें पागल होने की, उसके पीछे अगर पागल होने से अच्छा है अगर हम अपने लक्ष्य के पीछे पागल रहे ना, तो मुझे लगता है वो तो मिलना होगा तो मिलेगा, लेकिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये पागलपन ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे बढ़िया पागलपन है अपने आप को संवारना। अब अच्छे स्तर पर पहुंचे, अपने आप को संवारे, अपने जीवन को संवारे, ये सबसे बढ़िया पागलपन है और ऐसा सभी के जीवन में होना चाहिए। अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जैसे भी समाज अलग अलग बटे हुए हैं, सब समाजों में अलग अलग अपने अपने लेवल पे सभी समाज बंदियां लगा रहे हैं। लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के ये नहीं कर सकते, आप शादियों में ये नहीं ला सकते, ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो वृद्ध वर्ग है वो एक अहम भूमिका निभाता है और वही लगभग उस टाइप से सब कुछ वो नियम लागू करते हैं। युवाओं के लिए तो एकदम सब हो गया, कानून बना दिए, लेकिन कहीं पे भी सामाजिक कार्यक्रम जैसे शादी ब्याह में कोई अगर किसी का स्वर्गवास हो गया है तो वहाँ पे पानी ठाम वगैरह का जो कार्यक्रम है, मंदिर वगैरह की प्रतिष्ठा है, वहाँ पर युवाओं के लिए तो सब बंद रहेगा, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं, वृद्ध वर्ग, उनके लिए पर्याप्त अमल डोडा, बीड़ी, तंबाकू, चिलम वगैरह की व्यवस्था होगी। दरअसल क्या होता है कि हम जहाँ अभी अपना जीवन जो व्यतीत हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति होता है वो जब अपने जीवन में आगे बढ़ता है या बचपन से लेके अभी तक, तो इसमें 3 पीढ़ियाँ साथ साथ में चलती है। जैसे एक हमारी पीढ़ी है, एक हमारे पिताजी हैं और एक हमारे दादाजी हैं। और इसमें मैंने वो भी कोशिश की है लाने की बात कि प्रत्येक व्यक्ति जो है या प्रत्येक पीढ़ी है वो दूसरी पीढ़ी पर अपनी चीज़ें थोपना चाहती है। और एक तरफ तो ये दिक्कत है, दूसरी तरफ एक समस्या ये है कि जो नई पीढ़ी है वो अपनी कुछ नई चीज़ें लेकर के आना चाहती है। तो कुछ नया लेकर के आना और कुछ पुराना थोपना, इसके बीच में ये संघर्ष पैदा हो जाता है और इसमें समाज में दिक्कतें आती है। तो इसमें दोनों में सुधार होना ज़रूरी है, क्योंकि और ये कब होगा जब उसमें उसको खुद को पता होना चाहिए कि भाई जो नई पीढ़ी आ रही है हमारे पास में, जो बच्चे हैं हमारे, जो पोते पोतियाँ हैं या जो हमारे खुद के बच्चे हैं, उनका जो बचपन बीता, एक हमारा जो बचपन बीता और एक हमारे जो दादा दादी का जो बचपन बीता, उसमें मतलब रात दिन का अंतर है। हर 20-25 वर्ष के बाद में एक नई पीढ़ी तैयार हो जाती है। और लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ में जो जैसा व्यवहार हुआ या हमारे पिताजी की जो हमसे जो अपेक्षाएं होती थी, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों से भी वही अपेक्षाएं की जाए। और इसी संघर्ष में मतलब ये बंदिशें, जैसे आपने कहा कि समाज में बंदिशें लगाई जाती हैं, तो मुझे लगता है ये भी ठीक नहीं है। लगा दी और उस पर इतना दंड भरने का ऐसा कहा, तो मुझे थोड़ा ये भी हंसी और बचकाने वाली बात लगी। मैंने कहा ये भी ठीक नहीं है। अब क्योंकि ये अभी जो समाज जो चल रहा है,
वो अपने आसपास के वातावरण से, अब आप उसमें एकदम बंद करेंगे तो वो तो प्रेशराइज हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि जब किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो वो तो फटने वाली है, उल्टा वही ज़्यादा, हाँ, वो स्प्रेड होने वाला है और वो फूट करके बड़े स्तर पर वो धमाका करने वाला है। तो जितनी ज़्यादा बंदिशें होगी, जो नई पीढ़ी है वो उतनी ज़्यादा बिगड़ेगी। तो उनको जो अच्छा, बंदिशें लगाने से अच्छा है कि वो कुछ उनको अच्छे कामों की ओर डाइवर्ट करें। तो उनकी भी एक समस्या यह है कि उनको डर है कि भाई जो समाज में जो हमारी प्रतिष्ठा है, कहीं जैसे अगर बच्चा या बच्ची जो है, लड़की जो है, वो कहीं अगर गलत कदम उठा देती है तो उनकी एक तो जो नुकसान जो होता है वो तो होता ही है, क्योंकि पता नहीं कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, उनके साथ में कुछ भी गलत हो सकता है, क्योंकि आजकल ऐसी घटनाएं खूब होती हैं। तो एक डर तो वो रहता है। दूसरा डर ये रहता है कि उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसके नाम की, उसके जो जाति की, उसको कहीं न कहीं वो नहीं चाहता कि धूमिल हो। तो मुझे लगता है कि इसमें दोनों तरफ से सुधार होना चाहिए। जो बुजुर्ग वर्ग जो है हमारा, जो समाज का जो बड़ा वर्ग है, उसको इधर बंदिशें लगाने की जगह अगर उन बच्चों को उनकी जो इच्छाएं हैं उनको थोड़ा थोड़ा समझते हुए, अब मैं ये भी नहीं कहता कि एकदम नहीं भी लगानी चाहिए, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ लगानी चाहिए, लेकिन इस तरह की जो एकदम ये बचकानी हरकतें हैं कि जींस पैंट नहीं पहनेंगे आज से, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो ये भी ठीक नहीं है। जैसे कहीं के ऊपर आपने देखा होगा कि जैसे कि यहाँ का मैं आसपास का देखता हूँ कि यहाँ पर लड़कियों को 9वीं 10वीं करवाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, और छोड़वाने का एक ही कारण होता है, भले वो कितनी भी प्रतिभाशाली लड़की होगी, छुड़वाने का सिर्फ एक कारण होता है कि आजकल देखो समाज में ऐसी घटनाएं हो रही है, क्या पढ़ाई कराने में दिक्कत है, क्या शिक्षा में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो वातावरण जो है ना आसपास का, वो दिक्कत है। और यही जैसे हम लेकिन ऐसे माहौल में भी हम लड़के को तो पढ़ा रहे हैं, उसको तो मतलब उसमें तो पूरी छूट है, लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे। क्यों? क्या वो इस तरह की गलत घटनाएं, क्या गलत घटनाएं एक तरफ से होती है? क्या लड़का अकेला तो भागने वाला नहीं है, लड़की को लेकर भाग रहा है, तो लड़की अकेले तो नहीं भागने, लड़का साथ में जा रहा है ना, दोनों तरफ से दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से सुधार होना चाहिए, कुछ चीज़ों में होना चाहिए, लेकिन आप एकदम उस पर बंदिशें लगाएंगे तो वो उल्टा गलत दिशा में जाएंगे। फिर वो जो बात आपको बता करके करने वाले हैं, वो फिर वो बिना बताए होने वाली है, तो वो और नुकसानदायक है। इससे अच्छा समाज परिवार में एक ऐसा माहौल बने कि बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स से सारी बातें शेयर कर सके। अगर शेयर करेंगे तो कुछ उसमें सुधार की भी अपेक्षा होगी। अब बच्चा माँ बाप से, माँ से, पिता से, दादा से, दादी से, किसी से वो अपनी बात, अपने मन की बात शेयर ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर दूसरा उनको पता है कि वहाँ से ना आने वाला है, उसको पहले से पता है इधर से मुझे ना मिलेगा, तो इसलिए वो बता नहीं पाता और फिर गलत कदम उठा लेता है। तो ये दोनों तरफ से गलत है। परिवार में ऐसा माहौल हो, छोटी छोटी बातें भी बच्चे आकर के मुझे कह देते हैं, तो ये होना चाहिए, ताकि जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उनकी समस्याओं को नहीं समझेंगे, वो जिस टीनेज से गुजर रहे हैं उनकी समस्याओं को हम समझेंगे नहीं, तो सुधार भी नहीं कर पाएंगे। और बंदिशें ये कोई स्थायी इनका इलाज है ही नहीं, वो कभी नहीं हो पाएगा। अभी जैसे हमने युवाओं पर बहुत सारी बातें की, क्या ऐसे बातें करने से, उनकी अच्छाई बुराई एक दूसरे को बताने से उसमें सुधार आएगा, या फिर उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो कहानी जैसे जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं, कहानी भी ऐसे ही आगे बढ़ रही है। अंत में क्या होता है, जब कहानी अपने अंतिम रूप की ओर जाती है, तब कहानी का जो मुख्य पात्र है अशोक, उसको ये रियलाइज होता है कि क्या जो खुद का जो जीवन है, खाना पीना, नौकरी लग गई है, या प्रेम हो गया है, ठीक है, और बस क्या यही जीवन है क्या, अब इसके बाद क्या? तो जैसे कि हमने बात की कि भाई समाज में इतनी सारी समस्याएं हैं, जहाँ देखो हमें समस्या ही समस्या नजर आती है। आप चाहे कि किसी भी ठेले पे जाकर के देख दो, वहाँ पर 4 लोग अखबार पढ़ के समस्याओं की बात कर रहे होंगे, या परिवार में बैठे हैं तो भी हम कहेंगे आज तो ये हो रहा है, समाज में ये हो रहा है, समय खराब आ गया है, हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, जो आने वाली जो नई जनरेशन है वो बिगड़ रही है, खूब सारी बातें होती हैं। तो ऐसा मेरे ध्यान में भी आता है, तो मुझे भी लोग कहते हैं कि भाई इस तरह की, मैंने कहा ठीक है, हम खूब सारी बातें कर लेंगे कि भाई सरकार में भी इतनी सारी समस्या है, या प्रशासन में इतनी सारी दिक्कतें हैं, या व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही है, पारिवारिक, सामाजिक, हर तरह की समस्याएं हैं। हमारा रोल क्या है? मतलब जब हम चिंता कर रहे हैं किसी विषय पर, तो सुधार भी तो हमें लाना है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इन कुछ वर्षों में, जैसे मैं काफ़ी समय से सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे
गाँवों में भी जाना होता है, खूब सारे गाँवों में भी गए हैं, तो हर जगह यही दिक्कत आती है। जैसे एक तो हमारे ग्रामीण इलाकों में विशेषकर जो 12th के पास की करने के बाद वाले जो विद्यार्थी हैं, उनमें ये समस्या आती है कि उनको पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है, मतलब क्या कर रहे हैं कि कॉलेज कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि वो पास कैसे होते हैं, एक 1 वीक सीरीज़ लाएंगे और उसको एक नाइट पहले पढ़ेंगे और फिर एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे। साल भर वो मौज मनाएंगे पूरा, और घर वालों को लगता है कि नहीं बच्चा पढ़ रहा है, अभी बाहर कैसे भेजे कमाने के लिए। ये एक तरह की समस्या है। और दूसरी तो हमने जैसे खूब सारी चर्चाएं की हैं, तो सुधार के लिए भी मुझे लगता है कि हमें ही आगे आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति किसी न किसी समस्याओं के बारे में बोलता है, तो फिर उससे सुधार की अपेक्षा भी उसी से रहेगी। तो इस विषय में हम लंबे समय से काम कर रहे थे, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। अभी कुछ नया करने का हमने सोचा है कि कुछ ऐसी अपने आसपास ऐसी समूह होना चाहिए, ऐसी संस्था होनी चाहिए जो बच्चों को हर तरह से गाइड करे, सिर्फ एक तरफ नहीं, सिर्फ कैरियर के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, जैसे समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है। और इसके अलावा जो देश में जो हम समस्याएं देखते हैं, जैसे जातिगत जो समस्याएं आ रही हैं या धार्मिक झगड़े जो बढ़ रहे हैं, हमने देखा होगा कि एक तरफ यहाँ रैलियाँ की जा रही है तो दूसरी तरफ उसको और बड़े स्तर पर रैलियाँ की जाएगी। कभी भी इसका जो समाधान है वो रैलियों से समाधान कभी नहीं होने वाला है। और समाज में ऐसे भी बहुत सारे संगठन आ गए हैं जो आपको सिर्फ रैलियों में ही बुलाएंगे, बाकी उनका कोई काम नहीं है, किसी न किसी विषय पर रैलियों में आपको बुलाते रहेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते, चलो उनका तो काम है, वो ऐसे संगठन जो है जो रैलियों में बुलाते हैं हुल्लड़बाजी करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, उनका तो काम है, क्योंकि उनसे उनकी वो संगठन चल रहा है। विद्यार्थी भूल जाते हैं या वो जो युवा वर्ग है वो भूल जाता है कि उस रैलियों में जाते रहेंगे तो अपना जो मूल उद्देश्य जो है वो कहीं न कहीं छूट जाता है, पढ़ाई से छूट जाएंगे वो। तो कुछ ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उनको धार्मिक उन्माद से बचाए, उनको जातीय संघर्ष से बचाए, और उनकी जो ऊर्जा जो है, युवा वर्ग की जो ऊर्जा जो है वो पूरी की पूरी स्वयं के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए काम आ सके। जैसे अब 2 दिन पहले ही हमने अखबारों में देखा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो गया है। सौभाग्य की बात है और दुर्भाग्य की भी बात है, तो 2 तरफा है, दोनों तरफ से बात होती है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि हमारे पास में बहुत बड़ा वर्ग जो है वो युवा वर्ग है। हमारे यहाँ पर जो बुजुर्गों का प्रतिशत है वो बहुत कम है, लेकिन अब इस इतने बड़े युवा वर्ग को सही दिशा में मार्गदर्शन मिले, इसके लिए काम करना चाहिए। मेरे स्तर पर जैसे अब मैं ज़्यादा ज्ञान बांटूंगा तो ये ज्ञान वाली बात होगी, तो मेरे स्तर पर क्या कर रहा हूँ कि अपने आसपास, विशेषकर एक तो मैं मिडिल स्कूल में हूँ तो छोटे बच्चे हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो आसपास के गाँवों में जो बच्चे हैं, विशेषकर जो 12th पास बच्चे हैं जो कॉलेज में आने वाले हैं या आ गए हैं, उन बच्चों के लिए इस तरह के कोई प्रोग्राम है, वर्कशॉप है, अब शुरू करने जा रहा हूँ और कर दी है, जिसमें हम समय समय पर उन बच्चों को इस विषय पर बताएं। और वो जो मैंने शुरुआत में जो बात कही थी कि बच्चों का जो ऊर्जा जो है, जो स्फूर्ति जो है, वो एक सही दिशा में कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, उसके लिए काम करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ एक संस्था के माध्यम से। एक सवाल किताब से रिलेटेड ये है कि ये किताब किसको पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए? तो विशेषकर मुझे ध्यान में जो आता है और मैंने जिस संदर्भ में ये पुस्तक जो लिखी है और कहानी के माध्यम से जो बातें मैं बताने वाला था या चाह रहा था, वो ये है कि यह पुस्तक उन लोगों को तो, या उन विद्यार्थियों को या युवाओं को तो जरूर पढ़नी चाहिए जो कहीं ना कहीं एक तो प्रेम में हारे हुए हैं, जिनको लगता है कि मैं प्रेम में हारा हुआ हूँ, और दूसरा क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना है, अपना स्वयं का, परिवार का, या इससे परे भी कोई एक हो सकता है, जैसा कि इसमें जो नायक है वो अंत में क्या काम करता है वो उसमें आप ध्यान में जो आता है। दूसरा इसलिए भी ये पुस्तक उन लोगों को पढ़नी चाहिए कि युवा मन जो होता है उसमें कितनी सारी समस्याएं आती है, उसके अंदर बहुत सारी विचार घूमते रहते हैं और समाज से उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, वो सारी चीज़ों को मैंने एक पुस्तक के माध्यम से समेटने का प्रयास किया है। हो सकता है वो पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये उससे एक नई दिशा ज़रूर मिलेगी। जिस इच्छा और अपेक्षा के साथ में आपने इसको पढ़ना शुरू किया होगा, वो अंत में जाकर जाते जाते एक
किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के वो काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही प्रेरणा लेकर के युवा आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करूँगा इस कार्य के। जैसे एक ध्यान में आता है कि परिश्रम जो है, कर्म जो है, कर्म के बारे में एक बहुत अच्छे हमारे डिंगल साहित्य में एक कवि हुए हैं जिनका गंग नाम है। उन्होंने कर्म को लेकर के बहुत अच्छी बात की है, वो मुझे प्रेरणा भी देती है। वो वहाँ पर एक प्रसंग आता है जिसमें वो अकबर से कर्म के विषय में बोल रहे हैं। तो वो कवि गंग कहते हैं, तारों के तेज से चंद्र छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं बादल छाए, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं पीठ दिखाए, रण छड़ियो रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं याचक आए, कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, कर्म छिपे नहीं भभूत लगाए। तो कर्म जो है हमारे, वो भभूत लगाने से नहीं छिपने वाले कि हम कुछ बुरा कर्म करे हैं और भभूत लगाने से समाज में प्रतिष्ठा हो जाएगी। कर्म अपने नेक होने चाहिए, भाव पवित्र होना चाहिए, समाज आपका स्वीकार करेगा। ठीक है भाई साहब, वैसे तो आपसे और भी बहुत सारी बात करनी थी, लेकिन समय के अभाव को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस एपिसोड के माध्यम से बहुत सारे लोगों को शायद ये समझ में आए, कुछ सीखने को मिले, तो ये किताब लेकर के पढ़ के अपने जीवन में उतार सकते हैं। और आप सभी का एपिसोड यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, वो लोग भी इसको देख सके और अपने जीवन में कुछ सीख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।